डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। सो कोल इज़ फॉर्म्ड बाय वुड अंडरनीथ अर्थ सरफेस परटेनिंग टू टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशंस। सो जो टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करता है, इंक्रीज़ होता है, वेरी करता है, उसके हिसाब से वुड जो है वो कन्वर्ट होती है डिफरेंट किस्म की कोल प्रोडक्ट्स में। और वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कार्बन प्रेजेंट। पहली जो है वो पीट है। पीट से जो सेकंड है मोस्ट क्रूड पीट है, और उसके बाद जो है वो लिग्नाइट है। लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस है, और बिटुमिनस के बाद जो फोर्थ है वो एंथ्रासाइट है। अब ये चारों फ्रैक्शंस, चारों टाइप्स कोल की आपको ज़मीन के नीचे मिलती हैं। वुड की बरियल के नतीजे में, अर्थ की सरफेस के नीचे। लेकिन ये मेंटल जो आउटर मोस्ट लेयर है, मेंटल जो है, क्रस्ट जो है, सॉरी, वो क्रस्ट जो है उसके बीनीथ ही रहती है, को बहुत ज़्यादा डेप्थ में कोर तक नहीं ये पेनिट्रेट करती। तो तब जो वुड है वो कोल में कन्वर्ट होगा। वरना अगर इसको कोर के करीब ले जाएंगे या मेंटल में, तो फिर ये और फ्रैक्शंस में हमें मिलेगी, जैसे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। पॉइंट ये है कि कोल जब जो वुड है ये जब ज़मीन की सतह के नीचे बरी हो और बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाए, क्रस्ट और मेंटल तक रहे, मेंटल के भी टॉप मोस्ट तक रहे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पेनिट्रेशन ना हो, तो फिर जो वुड है वो कोल में कन्वर्ट हो। पीट में जो है वो कार्बन कंटेंट जो है वो तकरीबन 60% है। वुड में ओरिजिनली 40% के करीब कार्बन है। लिग्नाइट में 70%, इसी तरह बिटुमिनस में 80% और एंथ्रासाइट में 90%। तो सबसे ज़्यादा हार्ड जो है वो एंथ्रासाइट हुआ। अब जो प्रेशर बढ़ता जाता है हमें कार्बन कंटेंट भी इंक्रीज़ होता जाता है। तो वुड पे प्रेशर के इंक्रीज़ के नतीजे में जो कार्बन कंटेंट है कोल का वो बढ़ता जाएगा, और वो ज़्यादा पर्सोनिफाइड फॉर्म होगी हमारे लिए फ्यूल्स के तौर पर, या उसका जो यूजेज हैं वो ज़्यादा हमारे लिए आसान होंगे, जैसे कि एंथ्रासाइट इंडस्ट्रियल कोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट डाउन कंपोजिशंस एंड यूजेस ऑफ कोल। कंपोजिशंस की बात अगर करें तो मैंने आपको बताया है जितना हमें पता होना चाहिए। हमने कार्बन कंटेंट के हिसाब से बात करनी है। तो जो पीट है इसमें सबसे लेस कार्बन है, तकरीबन 60%। और इसके बाद लिग्नाइट है, ये भी कार्बन है, ज़मीन के नीचे मिलता है, 70%। इसके बाद बिटुमिनस कोल है, इसमें तकरीबन 80% है। और जो एंथ्रासाइट है इसमें 90% के करीब कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है। तो यही इनकी कंपोजिशंस हैं। बाकी इनमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है। स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि प्रोपेन, ईथेन, ब्यूटेन वगैरह, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं जैसे कि डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक साइक्लिक भी हो सकते हैं, और सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड जो है वो भी हो सकते हैं। तो प्राइमरीली जो है वो कार्बन की पे बात होगी, और फिर जो कार्बन की बॉन्डिंग है दूसरे कार्बन से, उसकी बिना पर फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कोल में प्रेजेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है, पिछला जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे, मैंने गलती से 2 लिख दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, कहता है व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड नेम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की अगर बात करें तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज़ बेसिकली, हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में केमिकल डिके करते हैं। सो इट इज़ अ केमिकल डिके ऑफ कोल। तो केमिकल डिके ऑफ कोल के रिज़ल्ट में हमें
डिफरेंट कोल्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हमें अपनी मर्ज़ी के कोल मिलता है, हम इसको लेबॉर्ट्री में जो है प्रेशर और टेम्परेचर की वेरिएशंस देकर हम इसमें केमिकल चेंज लेके आते हैं, केमिकल डिके कराते हैं, केमिकल डिके या केमिकल डिकम्पोजिशन, और उसके नतीजे में जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो कोल गैस है, कोल तार है, एमोनिकल लिकर है, और चौथे नंबर पर कोक मिलती है। कोक इज़ 98% कार्बन। तो ये याद रखिएगा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है, जब हमने कोल को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद फिर हम अपनी मर्ज़ी के रिफ़ाइंड प्रोडक्ट्स अपनी मर्ज़ी के यूज़ के हिसाब से, तो फिर लेने के लिए और कार्बन कंटेंट में भी अपनी मर्ज़ी का कार्बन कंटेंट जनरेट करने के लिए, अपनी मर्ज़ी के यूज़फुल प्रोडक्ट हासिल करने के लिए कोल के डेरिवेटिव्स हैं ये कोल गैस, कोल टार, एमोनिकल लिकर और कोक, जो कि केमिकल डिके के नतीजे में हम खुद यहाँ पे लेबॉर्ट्री में चैम्बर्स में करवाते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर की वेरिएशंस अप्लाई करके हम इनका केमिकल डिके करते हैं। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज़ बेसिकली केमिकल डिके और केमिकल डिकम्पोजिशन टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस बताएं। तो इसका आंसर ये है कि अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप तो डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो एटलीस्ट वन कार्बन एटलीस्ट चेन में एक कार्बन में, तो वो आपको अल्कीन्स कहते हैं उसको। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड इज़ सिग्मा बॉन्ड and second bond is pi bond. So the pi bond is vulnerable to attack by other species. Sigma bond is the bond which is connected between neck to neck between the nuclei of the two bonded atoms, and other bond is the second bond is the pi bond. So pi bond allows alkenes, pi bonds की वजह से alkenes जो हैं ये अनसैचुरेटेड भी कहलाती हैं और इसकी वजह से ये रिएक्टिव भी हैं। अल्केन्स बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, वो सैचुरेटेड हैं, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, लेकिन अल्कीन्स भी और अल्काइंस भी रिएक्टिव हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो अल्काइंस में जो है वो दो पाई बॉन्ड्स हैं, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड्स अल्काइंस के केस में। तो दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट नाउ जो है ये भी रिएक्टिव है, दो पाई बॉन्ड्स हैं इसमें अवेलेबल, तो अटैक का चांस जो है अल्कीन्स में और अल्काइंस दोनों में मौजूद है। इसमें दो पाई बॉन्ड होने की वजह से 4 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एक पाई बॉन्ड की वजह से 2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स उसने बात की है हाउ आर दे आइडेंटिफाइड। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने टेस्ट किए थे पिछले लेक्चर्स में। पहला टेस्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट है फॉर अनसैचुरेशन, और जो दूसरा टेस्ट है वो अल्कलाइन पोटाशियम पर मैंगनेट से इनका टेस्ट है। इसमें जो है हमें ब्रोमो इथेन्स मिलती हैं और इस केस में हमें ग्लाइकल्स मिलते हैं। ये सिर्फ अल्कीन्स और अल्काइंस ही शो करती हैं टेस्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन्स ये टेस्ट शो नहीं करते। तो यही इनकी पहचान का तरीका है अल्कीन्स और अल्काइंस की। डेली लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस की अगर बात करें तो इस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, पहले अपने लेक्चर्स में दोबारा बता देता हूँ। पॉलीमर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है, इसमें मैनी मोनोमर यूनिट्स अटैच्ड होते हैं। सेकंड यूज़ इसका फार्मास्यूटिकल में है, फार्मास्यूटिकल में मैंने नाम भी लिए थे कुछ के, जैसे कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। सो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन्स आर इन्वॉल्व इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री।
और अगर पॉलीमर्स की बात करें और प्लास्टिक की बात करें तो यहाँ पे इथीन इन्वॉल्व है। इथीन ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं उसमें ये इथीन का मोनोमर यूनिट होता है, ये वाला C डबल बॉन्ड के साथ, और दोनों ये यूनिट है एक, और ये एनी नंबर n तक एक्सटेंडेड होता है। इसके अलावा इसका यूज़ जो है वो पेंट्स, वार्निशेस और डाइज़ में है। ये भी एवरीडे यूज़ में ही आएगा। इसके बाद एज फ्यूल्स है, जैसे कि मीथेन गैस हमारे घरों में यूज़ होने वाली गैस है, और ये कंबस्शन रिएक्शन के नतीजे में, ऑक्सीजन से रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी जनरेट करती है जो हम यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग वगैरह। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़ की अगर बात करें तो होमोलोगस सीरीज़ की बात हमने की थी अल्काइल के हिसाब से। अल्केन्स है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का पहला मेंबर है, इसको मीथेन कहेंगे। दूसरा मेंबर 2 कार्बन है, तो इसमें 2 कार्बन आ जाएंगी और हाइड्रोजन साथ आप लगाएंगे बाकी 3, तो ये बन गया C2H6, इसको कहेंगे आप ईथेन। इसके बाद तीसरा मेंबर इसका 3 कार्बन्स के साथ है, इसको कहेंगे प्रोपेन, तो ये प्रोपेन है। अब ये अल्केन्स की अगर होमोलोगस सीरीज़ की बात करें तो यहाँ से ये होमोलोगस सीरीज़ है, यानी हर दफ़ा एक कार्बन का नंबर इंक्रीज़ होता है, और ये इसका जनरल फार्मूला है अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ का। यानी अगर कार्बन नंबर 1 है तो आप हाइड्रोजन्स कितने लगाएंगे साथ, 2 × 1 + 2, सो CH4, ये हमारा पहला मेंबर है। इसी तरह से अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन्स कितनी हो जाएंगी, 2 × 2 + 2, C2H6, तो ये दूसरा मेंबर आ जाएगा। इसी तरह से अगर कार्बन 3 हैं तो H3 × 3 + 2, C3H8, तो ये C3H8 जो है ये हमारा तीसरा प्रोपेन है। तो होमोलोगस सीरीज़ के करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो करैक्टरिस्टिक्स यही हैं इसके कि ईच मेंबर ईच कंसेक्टिव मेंबर्स डिफर by a specific number of carbons and hydrogens. So a chain can be drawn, a series. Each members differs by a specific number, यानी कि 1 कार्बन का डिफरेंस आता है और हाइड्रोजन्स का भी एक स्पेसिफिक नंबर का डिफरेंस आ जाता है। तो ये अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ है, और ये इसके करैक्टरिस्टिक है जो मैंने आपको बता दिया है कि ये एक चेन है, एक सीरीज़ है ऑफ 1 क्लास ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें ईच मेंबर जो है वो डिफ़र करता है बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमरस। तो इसकी वजह यह है कि एक तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जहन में रखिएगा, सेल्फ लिंकेज की कैपेसिटी कार्बन की, और दूसरा आइसोमेरिज्म है, यानी इस आइसोमेरिज्म का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। और जो तीसरी चीज़ जहन में रखने वाली है वो कार्बन की टेट्रावेलेंसी है। ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि रेलिवेंट है इसकी न्यूमेरस कंपाउंड्स की वजह से, जिसको वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। मैंने भी इस पर कुछ बात की थी। यहाँ पे अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद तफसील के लिए अगर आप चाहें तो मेरे लेक्चर सुने, उम्मीद है कि उसमें आपको काफ़ी मुफीद और एडिशनल मालूमात भी मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में अमीन्स की बात करनी है। आप इसके 3 हिस्से हैं सवाल के। पहला है कि व्हाट आर अमीन्स। सो अमीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स अमाइनो फंक्शनल ग्रुप।
So when amino is the functional group, they are amines. Amino group is derivative of ammonia. So when it is attached to carbons and hydrogens or methyl group or any alkyl group, then it is called then this ये एक पूरी नई क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म कर देते हैं जिनको अमीन्स कहते हैं। दूसरा पार्ट है कि इन पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिफ्रेंशिएट करें। तो प्राइमरी अमीन्स वो अमीन्स होती हैं, फिज़िकली स्ट्रक्चर की सिर्फ यहाँ बात होगी। प्राइमरी अमीन्स वो हैं जिनमें अमाइनो ग्रुप जो है वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ लगा होगा, जिस तरह ये है, सॉरी NH2 होगा, क्योंकि एक वैलेंसी सब्स्टिट्यूट होकर उसके साथ ही तो मिथाइल ग्रुप लगा है। तो सेकेंडरी अमीन जो है इसमें एमाइनो ग्रुप NH हो जाएगा, दो वैलेंसी सब्स्टिट्यूट होंगी ऐसे, यानी कि जो अमाइनो ग्रुप है वो किसी भी स्ट्रक्चर में लेकिन दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच्ड होगा, फिर ये अमीन सेकेंडरी हो जाएगी। और इसी तरह से अगर टर्शियरी की बात करें तो यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स और इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज्ड हो गए। ये तीन जगहों पे घिर जाएगा अल्काइल ग्रुप्स के साथ। ये वाली अमीन डियर स्टूडेंट्स टर्शियरी अमीन है। प्राइमरी अमीन्स डियर स्टूडेंट क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन देते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी किसी बेस की प्रेजेंस में, और हमें नाइट्राइल्स फॉर्म होते हैं, नाइट्राइल्स। इन नाइट्राइल्स में मिथाइल ग्रुप जो है इसके साथ अब CN यानी सायानो ग्रुप लग जाता है। इनको नाइट्राइल्स कहते हैं या आइसोसायानेट्स कहते हैं। ये वाला ग्रुप जो है ये CN फॉर सायानो है और जनरली नाइट्राइल्स कहा जाता है। सो दीज आर नाइट्राइल्स। सो नाइट्राइल्स आर फॉर्म्ड and water is also formed primarily। क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स देंगी और नाइट्राइल्स फॉर्म करेंगे। नाइट्राइल्स जो हैं इनका ऑर्डर बड़ा सेंसिटिव सा है, बड़ा ऑबनॉक्शियस है, बैड ऑर्डर है नाइट्राइल्स का। तो ये बैड ऑर्डर आपको बता देगा कि सम सॉर्ट ऑफ अ केमिकल एक्टिविटी हैज़ टेकन प्लेस। पोटाशियम क्लोराइड भी मिलेगा आपको। सो नाइट्राइल्स, पोटाशियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होंगे और प्राइमरी अमीन्स ये टेस्ट देंगी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स ये टेस्ट नहीं देंगी। उसकी वजह बता देता हूँ कि सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स में कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है अटैक के लिए, कम स्पेसिस हैं क्योंकि ये घिरा हुआ है अल्काइल ग्रुप्स में। तो जबकि जो प्राइमरी अमीन्स हैं ये एक ओपन चेन्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इजीली वल्नरेबल टू अटैक है। नाइट्रोजन पे अटैक होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे सारी वैलेंसीज भी इस केस में इसकी सब्स्टिट्यूट हो गई। और दूसरा यह है कि स्पेस भी अवेलेबल नहीं है अटैक के लिए, जबकि यहाँ पे इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो ये दे सकता है, जबकि ये हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन यहाँ आप देखेंगे एक हाइड्रोजन है और यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है अब इसके पास कोई ओपनिंग नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। प्राइमरी अमीन्स के पास ओपनिंग्स अवेलेबल हैं। अगर टेस्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप तो डियर स्टूडेंट्स इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो अटैच हो जाता है किसी भी चेन ऑफ अल्काइल्स के साथ। तो अल्काइल चेन कैन बी एनी टू एक्सटेंडेड टू एनी नंबर। सो यही नाम भी अल्कोहल का होगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। इस केस में इसको मीथाइल, एक मीथेन से मिथाइल है तो एक मिथाइल अल्कोहल कहेंगे। ये दो हैं यानी ये इथेन से इथाइल ग्रुप हो गया तो ये इथाइल अल्कोहल हो गई। और यहाँ पे देखें तो तीन है प्रोपेन, प्रोपेन से प्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे, आइसो।
तो ये है इसकी फंक्शनल ग्रुप की बात। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, ये अल्कोहल्स जो हैं ये एसिडिक इन कैरेक्टर होते हैं और वीक एसिड्स होते हैं। वाटर में भी ये सॉल्युबल हैं बिकॉज ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, और हाइड्रॉक्सिल आयन की वजह से मिथाइल ग्रुप पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसकी वजह से ये बाइपोलर इन नेचर हैं। बाइपोलर इन नेचर हैं तो वाटर में सॉल्युबल भी हैं। ये आइडेंटिफाई कैसे होंगे, इनका टेस्ट देख लेते हैं। टेस्ट की जहाँ तक बात है डियर स्टूडेंट्स, इसका एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। आप किसी भी अल्कोहल को लें, प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा इजीली रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी कम और टर्शरी सबसे कम। उसकी वजह एग्जैक्टली वही है जो अमाइनो वाली है कि स्पेसीज अवेलेबल नहीं होती जब ज़्यादा अल्काइल ग्रुप साथ लग जाएं। तो टेस्ट्स की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल्स और बाकी अल्कोहल्स भी, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी क्योंकि हाइड्रॉक्सिल आयन के पास स्पेसीज अवेलेबल हैं। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगते जाते हैं स्ट्रक्चर पे ब्रांचिंग की सूरत में, वो उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी को कम करते जाते हैं। तो ये सोडियम मेटल से रिएक्ट करके तो एक इथॉक्साइड आयन बनाते हैं। यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, और साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो जो हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये हमें बता देगा कि यहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट है, क्योंकि सोडियम मेटल से हाइड्रोजन गैस सिर्फ अल्कोहल्स ही देंगे। यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये मिथाइल, ये सोडियम ऑक्साइड मिथाइल, तो इसको आप सोडियम मिथॉक्साइड कहेंगे। ये मिथॉक्सी ग्रुप है और ये सोडियम है। सो दिस इज सोडियम methoxide. Hydrogen gas is the indication. Question number 9 says differentiate between aldehyde and ketones. aldehyde और ketones का commonly जो functional group है वो ये कार्बोनाइल कार्बन है। इसको कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन ये कॉमनैलिटी है दोनों में। कार्बोनाइल कार्बन में कार्बन नेगेटिव पार्शियल हो जाती है और ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन हो जाती है और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन हो जाती है। और ये जो कार्बन है ये एक पॉजिटिव सेंटर बन गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीशी जो है इस पर अटैक कर सकती हैं। बहरहाल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ये कॉमनैलिटी है। जो फ़र्क आता है वो एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ भी पहले मेंबर में हाइड्रोजन है, जबकि कीटोन के केस में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ मिथाइल या अल्काइल ग्रुप्स ही प्रेजेंट होंगे, जबकि एल्डिहाइड के केस में एक तरफ ये इसका फंक्शनल ग्रुप है CHO, इस तरफ हाइड्रोजन और दूसरे मेंबर में फिर मिथाइल ग्रुप से स्टार्ट हो जाएगी बात। इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं कॉमनली, इंडस्ट्रियल नेम है, सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है ये, और ये एसिटल्डिहाइड कहलाता है। और अगर इनका दूसरा नाम लेना है IUPAC वाला तो इसको आप कहेंगे मीथेनॉल। मीथेन से एक कार्बन के लिए मीथेन से मीथेनॉल, और ये दो कार्बन्स के लिए इथेनॉल। कीटोन का पहला मेंबर है ये डाईमिथाइल कीटोन है। दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो ये डाईमिथाइल कीटोन है। तीसरी बात जो इनकी बतानी ज़रूरी है, डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं इनको ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। तो याद रखिएगा कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इवन, और क्या बना देते हैं एसिड्स। So carboxylic acids are formed, whereas ketones very seldom react, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी मैंने बताया था, वो भी एक सोल्यूशन है जिसके प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फेलिंग सोल्यूशन से हम कॉपर के आयंस Cu+2 यानी क्यूप्रस आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस को जनरेट करके
तो उसको फिर रिएक्ट करवाते हैं जब एल्डिहाइड से, तो हमें जो है वो एल्डिहाइड क्या हुआ होता है, ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, अब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है, और साथ आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड जो कॉपर है वो रिड्यूस हो जाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में चला जाता है। तो पॉइंट ये है कि एल्डिहाइड जो फेलिंग सोल्यूशन है, जो कि मिक्सचर है का कॉपर सल्फेट का, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम potassium tartrate, which is a complex of carbons and hydrogens and oxygens and hydroxyl groups. So this cumulatively is utilized to generate cuprous ions and hydroxyl ions to oxidize aldehyde and form cupric ions, cupric oxide ions. These cupric oxide ions will settle down, will be available in the solution. They have a specific color and you will easily see them in the solution. क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है एनसर्कल द फंक्शनल ग्रुप्स इन फॉलोइंग। ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन। ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, CHO। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH। यहाँ पे अगेन एल्डिहाइड है, CHO। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो सबसे पहले इनकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लेते हैं। दे आर यूजुअली नॉन पोलर, सो व्हेन दे आर नॉन पोलर, अल्कोहल्स वगैरह पोलर भी हैं जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए या पोलैरिटी की वजह से, एक स्पीशी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हो सकती है। अल्कोहल्स हैं पार्शली या कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जनरली नॉन पोलर हैं एंड दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन्स आर नॉन रिएक्टिव अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस, सिर्फ यूवी की प्रेजेंस में रिएक्शन शो करेंगी, वेयर एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर रिएक्टिव। फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन्स। Functional groups impart specific characteristics to organic compounds. उसके बाद दे आर यूजुअली
कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इनमें, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में बॉन्ड फॉर्म होता है। दे शो स्ट्रक्चरल वेरिएशंस, यानी एलिफैटिक भी हैं, ब्रांच्ड भी हैं, एरोमेटिक भी हैं, होमोसाइक्लिक भी हैं, हेट्रोसाइक्लिक भी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डियर स्टूडेंट, ये चार्ट है। ओपन चेन की बात करें तो इसमें एक स्ट्रेट है और एक ब्रांचिंग है, और क्लोज चेन की बात करें तो ये क्लोज चेन है, इसमें होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक है। होमो में एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग वाले, और नॉन एरोमेटिक में बेंजीन रिंग के अलावा कोई भी रिंग प्रेजेंट होगा। ये एरोमेटिक है, इससे बात कर चुके हैं। ये 6 कॉर्नर्स हैं, 6 कार्बन्स हैं, और ये जो अंदर जो गोल दायरा है ये शो करता है इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को। तो ये एरोमेटिक है। जब बेंजीन रिंग आ जाए तो ये 6 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, और 7 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो दिस इज़ एरोमेटिक। A non-aromatic is any form of a cycle which does not contain a ring of benzene. So this is a benzene ring. For aromatic it has to be a benzene ring. So this is homocyclic. All are carbons and hydrogens, but one is in hexagonal shape resembling benzene. They are called aromatic. Non-aromatic में कोई भी रिंग होगा किसी भी तरह का, लेकिन ये वाला नहीं होगा। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन्स के अलावा भी कोई तीसरी एंटिटी यानी एलिमेंट आ जाता है, जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन है, एक पिरीडीन है, नाइट्रोजिनस बेस है, न्यूक्लिक एसिड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये जो है इसकी एक जनरल सी क्लासिफिकेशन है।